नमस्कार साथियों, मैं अमिता बिसेन और आज हम बात करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्राप्ति की एक व्यवस्था है जिसे 1793 में कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को समझने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि को पहले देख लेते हैं। प्लासी और बक्सर के विजय के पश्चात अंग्रेज बंगाल के स्वामी हो चुके थे। अब उन्हें अपनी सेना, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इस आवश्यकता की पूर्ति भू राजस्व से ही संभव थी, इसलिए भू राजस्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने नए नए योजनाएं बनाना आरंभ कर दिया। 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट से प्राप्त की, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीयों से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया। 1793 में अंग्रेज जो कलकत्ता के गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने नीलामी प्रथा आरंभ की, वसूली की, जिसमें जितनी अधिक जो बोली देने को तैयार होता था उसको ही लगान वसूल करने का अधिकार प्रदान किया जाता था। परंतु ये दोनों ही योजनाएं जो हैं वो असफल हो चुकी थी। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर दबाव था अंग्रेजों का, अर्थात जो ब्रिटिश सरकार है उसका दबाव था कि कोई ऐसी योजना बनाए, है ना, कंपनी जो है कोई ऐसी योजना बनाए जिससे अधिक से अधिक जो है वो अंग्रेजों को लाभ हो और अधिक से अधिक भू राजस्व की प्राप्ति हो। इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने भू राजस्व की कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो तैयार की, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है उसकी रूपरेखा जॉन सूर ने तैयार की। जॉन सूर जो थे वो एक अंग्रेज थे और इन्होंने 1789 में इसकी रूपरेखा तैयार करके कॉर्नवालिस के पास ले गए और कॉर्नवालिस ने उनको ये योजना अच्छी लगी और 1790 में कॉर्नवालिस ने, जो कि उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया और 10 वर्ष के लिए लागू किया। तीसरे वर्ष के पश्चात, इसको लागू करने के तीसरे वर्ष के पश्चात ही उन्हें कॉर्नवालिस को ये लगने लग गया कि ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इससे अंग्रेजों को भविष्य में लाभ हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को 1793 में जॉन सूर और ग्रांड डफ की सहायता से इस बंदोबस्त को स्थायी कर दिया, अर्थात जो ये 10 वर्षीय जो बंदोबस्त थी उसको स्थायी कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया। क्या कारण थे कि कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था जो है वो लागू की? तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य थे स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए। आर्थिक उद्देश्यों की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सेना के लिए वेतन, अधिकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके विस्तार करने के लिए, अर्थात हर पक्ष में अंग्रेजों को धन की आवश्यकता थी और ये धन की आवश्यकता जो है ये स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से आसानी से हो सकती थी, कि पूर्ति आसानी से हो सकती थी। दूसरा जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य या कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो विदेशी थे और उन्हें भारत में एक ऐसे मित्र की आवश्यकता थी जो समय समय पर उनका समर्थन कर सके, और हम कालांतर में देखते हैं कि इस वर्ग ने उनका समर्थन भी किया। ठीक है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है या उद्देश्य है वो है प्रशासनिक। तो यदि अंग्रेज जो है वो स्वयं वसूली करते, ठीक है, उनके कर्मचारी जो हैं वो स्वयं वसूली करते, तो उनके पास कई समस्याएं आती। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इन कठिनाइयों से बचने के लिए उन्होंने इसे लागू किया। और चौथा जो उद्देश्य वो है कृषि का विकास। वास्तव में हम जानते हैं कि ये तो केवल कहने की बात है कि अंग्रेज जो है वो कृषि का विकास करना चाहते थे, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे केवल धन की प्राप्ति करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसे कौन से क्षेत्र में लागू किया और कौन से क्षेत्र में लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त जो है उसको ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भागों में से लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और कर्नाटक का जो कुछ क्षेत्र था वहाँ पे इसको लागू किया गया, अर्थात कुल ब्रिटिश भारत का 19%।
प्रावधानों की बात करें तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी बंदोबस्त, अर्थात इसको स्थायी रूप से लागू किया गया। इसमें जो भू राजस्व का निर्धारण है उसको स्थायी कर दिया, अर्थात 1790-91 को आधार वर्ष माना गया। मतलब ये है कि 1790-91 में जो भू राजस्व तय किया गया वही आगे चलकर उतना ही देना है, चाहे वो अगर हम देखें 1795 में है तो भी आपको उतना ही राजस्व देना है, 1798 या उसके बाद के वर्ष है तो भी आपको उतना ही भू राजस्व पटाना है। अर्थात भू राजस्व जो है उसको स्थायी कर दिया गया है, चाहे फसल ज़्यादा हो चाहे फसल कम हो, आपको उतना ही भू राजस्व जो है वो देना है। दूसरा प्रावधान ये है कि जमींदारों को अपने क्षेत्र का मालिक बना दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था। तो किसानों से ये जो मालिकाना हक है वो छीन लिया गया और ये हक जो है वो जमींदारों को दे दिया गया। अब जमींदार जो है उस भूमि को बेच सकते थे, रेक पे दे सकते थे या जो चाहे बंधक बना सकते थे, सब कुछ जमींदारों पर निर्भर था। अर्थात जो यदि किसान जो है वो भू राजस्व समय पर भूमि स्वामी को नहीं दे पाए तो जो जमींदार हैं उनको अधिकार प्राप्त था कि वो भूमि को जब्त कर सकते थे या बेच सकते थे। और इसमें कर का निर्धारण जो है वो जमींदार और कंपनी दोनों के द्वारा आपस में किया गया। इसके अंतर्गत जमींदार अपने मान्यता प्राप्त क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली का 1/11 हिस्सा स्वयं रखते थे और 10/11 हिस्सा वो कंपनी को देते थे। अर्थात 11वां भाग जो है स्वयं रखते थे और 89 जो हिस्सा है ना, वो कंपनी को देते थे। किसानों को जो परंपरागत अधिकार प्राप्त थे वो भी छीन लिए गए इस बंदोबस्त के अंतर्गत। अब हम देखते हैं, ये तो रही हमारी व्यवस्था कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे, परंतु अब देखते हैं कि इससे कितना लाभ हुआ कंपनी को। तो कंपनी जैसा कि इसका उद्देश्य था कि उसको निश्चित आय चाहिए थी, तो उसको निश्चित आय मिली, उसकी निश्चित आय में वृद्धि भी हुई। चाहे बाढ़ आए चाहे अकाल आए, परंतु कंपनी की जो आय थी वो तय हो गई। कंपनी को जो राजस्व वसूली हेतु जो प्रशासनिक कठिनाइयाँ जो होने वाली थी उससे भी कंपनी बच गई। कंपनी के खर्च में कमी आई है ना, ज़्यादा कंपनी को खर्च नहीं हुआ इस बंदोबस्त के कारण। और कंपनी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, एक राजनीतिक जो लाभ है कंपनी को मिला वो है कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, अर्थात जमींदार का वर्ग जो हमेशा ही कंपनी के प्रति वफादार रही। हम देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति होगी तो भी ये वर्ग जो है वो अंग्रेज़ों के साथ ही खड़ा था और समय समय पर हमेशा इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके पश्चात हम ये जो व्यवस्था है उसके हानियों पर चर्चा करते हैं। तो सरकार का किसानों से संपर्क जो है वो नहीं रहा, अर्थात जो जमींदार हैं वो बिचौलिया हो गए सरकार और किसानों के बीच। कहीं कहीं तो ये भी है कि 50-50 बिचौलिए जो हैं वो सरकार और किसानों के बीच आ गए हैं। तो किसान और सरकार के बीच खाई जो है वो बढ़ते गई और कालांतर में हम देखते हैं किसान विद्रोह होंगे, है ना। तो सबसे पहला हानि तो ये है। फिर जो दूसरा जो महत्वपूर्ण हानि है वो ये है कि जमींदार किसानों से मनमाना कर वसूलते थे और यदि वो लगान नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। अर्थात अब जो किसान थे वो भूमिहीन होने लग गए और जमींदारों की दया पर निर्भर रहने लग गए। न ही किसान पर ध्यान दिया गया और न ही कृषि भूमि पर ध्यान दिया गया। कृषि भूमि पर जब ध्यान नहीं दिया, कृषि भूमि को इग्नोर किया गया, तो हम देखते हैं कि जो भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो गई और अकाल और भूखमरी जैसे बहुत सारी जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उसका भारत को सामना करना पड़ा और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो काल कवलित हो गए। सूर्यास्त का नियम था, सूर्यास्त के नियम के कारण जमींदारों की जमींदारी को भी खतरा था। सूर्यास्त के नियम के अंतर्गत ये था कि एक निश्चित जो तिथि है उसके सूर्यास्त तक यदि जमींदार जो है वो लगान वसूल करके अगर कंपनी को नहीं देंगे तो कंपनी जो है उनकी ज़मींदारी से उनको बेदखल कर सकते हैं। तो ये ज़मींदारों के लिए भी नुकसानदायक था। और
सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो कंपनी का उद्देश्य था कि आय में वृद्धि, परंतु हम देखते हैं कि क्योंकि ये स्थायी था, इसमें करों में चेंजेस जो है वो नहीं किया जा सकता था। तो कभी कभी ये होता था कि जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो जो लाभ है ना, ज़्यादा होने वाले पैदावार का वो जमींदार वर्ग रख लेता था और कंपनी को वो लाभ का हिस्सा जो है वो नहीं देता था, जिसके कारण कंपनी की जो आय है उसमें वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी ही हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, इससे ना कंपनी को लाभ हुआ, ना जमींदारों को लाभ हुआ और ना ही किसानों को लाभ हुआ, हमेशा हानि ही हुई है।